नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। बुलेटिन में आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बांदा में कबाड़ में सरकारी किताबें मिली हैं। 15 दिन में ये दूसरी घटना है जहां एक बार फिर बांदा में कबाड़ में दूसरी किताबें मिली हैं। कबाड़ की दुकानों में किताबें बिकती नजर आई हैं। दुकानें कुल 1268 सरकारी किताबें कबाड़ की दुकानों में मिली हैं। पुलिस ने 1267 किताबें कबाड़ की दुकान से बरामद की है। पहले भी बांदा में इस तरीके से कबाड़ की दुकानों में बच्चों का जो भविष्य है, किताबें हैं, वो बिकती नजर आई थी। सवालों के घेरे में है शिक्षा विभाग एक बार फिर से। इस घटना के बाद बांदा जिले के बबेरू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर सरकारी स्कूलों की दशा और दुर्दशा सुधारने के लिए एक तरफ योगी सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन विभाग के जो जिम्मेदार अफसर हैं उनकी करतूतें सामने आ रही हैं। वो इस तरीके से योगी सरकार के साबित हो रही हैं। बच्चों को सरकारी स्कूल में निःशुल्क दी जाने वाली किताबें एक बार फिर कबाड़ की दुकानों में मिल रही हैं। गरीब बच्चों का भविष्य महज हजारों रुपए में बेच दिया गया। पुलिस ने करीब 1268 किताबें कबाड़ी की दुकान से बरामद की। ये बीते 15 दिनों के भीतर दूसरा ऐसा मामला है। इन किताबों का वजन 1.5 कुंटल है। इससे पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बीते दिनों किताबों के मामले में जांच की थी, बात कही थी, लेकिन जांच में क्या हुआ इसकी बानगी दोबारा बरामद किताबों ने बयां कर दी है। बबेरू पुलिस द्वारा एक कबाड़ी के पास से 5 प्लास्टिक की बोरियों में 1268 सरकारी किताबें क्लास 1 से लेके 8 तक की, जिन्हें सत्र 2022-23 में निःशुल्क बच्चों को बांटनी थी, वो बरामद की गई है। जिसके आधार पर बबेरू पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी शेष है। तो यूपी के बांदा में सरकारी स्कूलों की दशा और दुर्दशा सुधारने के लिए एक तरफ जहां लगातार योगी सरकार प्रयास कर रही है कि स्कूलों की दुर्दशा सुधरे, लेकिन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी करतूतें सरकार की कोशिशों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संदीप कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप, बांदा में 15 दिन में ये दूसरा ऐसा मामला आया है जहां एक बार फिर से बच्चों का जो भविष्य है, सरकारी किताबें हैं, वो कबाड़ की दुकान में बिकती नजर आई है। क्या कुछ जानकारी है? संदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। पूजा, जिस तरह से पूरा मामला है ये अभी जो पहली बार नहीं है, दूसरी बार ही मामला सामने आया है। 15 दिनों के अंदर ये दूसरी बार किताबें कबाड़ की दुकानों में पकड़ी गई हैं। अगर बात की जाए, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से अगर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क किताबें वितरण कर रही है और भी तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था आज भी यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। जिस तरह से जो कबाड़ में किताबें मिल रही हैं, उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा अगर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। बिल्कुल, 15 दिन में ये दूसरा मामला है। इससे पहले भी कबाड़ की दुकान में सरकारी किताबें पाई गई थी। आज 1268 किताबें बरामद की गई। तो जो पहले किताबें बरामद हुई थी कबाड़ की दुकान में, उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से हुई थी? किसको गिरफ्तार किया गया था? देखिए, जब पहली बार जब किताबें कबाड़ की दुकान में बरामद हुई थी तो उसमें जिस दुकान में कबाड़ की किताबें बरामद हुई थी उस दुकान के मालिक को गिरफ्तार किया गया था, कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया था, उस पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कबाड़ की दुकानों में किताब कहाँ से आती है और कैसे आती है जी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से ही कबाड़ की दुकानों में किताबें जाती हैं, तभी जाकर की कबाड़ तक पहुंचती है और बिकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं, आलाधिकारी, उनके द्वारा अभी तक फिलहाल कोई भी किसी भी कर्मचारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल संदीप, महज कुछ रुपयों के लिए बच्चों का भविष्य, गरीब बच्चों को ये किताबें दी जाती थी, इनको कबाड़ में बेच दिया गया। पुलिस के द्वारा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इस पूरे मामले में पूछताछ की गई है? जो कबाड़ की दुकानों में जिनसे बेची जा रही थी उससे पूछताछ हुई कि कौन उनको ये किताबें दे गया था? फिलहाल पुलिस के द्वारा जो पूरा मामला है, पुलिस ने उसको कबाड़ में
कबाड़ी को गिरफ्तार किया है, तो उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया, न तो कबाड़ियों के द्वारा ऐसा कुछ बताया गया है कि कितने किताबें दी है, कौन सी किताबें आई हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने संबंध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजने का काम किया है। शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ जांच की जा रही है इस पूरे मामले में? शिक्षा विभाग का देखिए ढूंढ रवैया रहता है। पिछली बार भी जब किताबें पकड़ी गई थी तो अधिकारी से जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जांच करा रहे हैं, जांच कराने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी 15 दिन होने के बाद भी उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद ये दूसरा मामला सामने निकल करके आ रहा है। अब देखना ये है कि क्या वाकई में शिक्षा विभाग जमीनी स्तर पर इस पर काम करेगा और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करेगा। संदीप, ये जो किताबें बरामद की गई है पुलिस द्वारा, ये किताबें एक्सपायर यानी कि पिछले सत्र की थी या फिर इसी सत्र की ये किताबें थी जिनको ऐसे अनदेखा कर इस तरीके से कबाड़ की दुकानों में बेचा गया? जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो अभी किताबें बरामद हुई हैं ये किताबें 22 और 23 सत्र की किताबें हैं जी। कुल मिला के अगर बात की जाए तो किताबें अभी वर्तमान की किताबें हैं जो अभी बांटने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसके बाद भी किताबों का वितरण नहीं किया गया था। केवल कागजों में ही किताबों का वितरण कर दिया जाता है और बच्चों की शिक्षा को उत्तम बताने का काम किया जाता है यहाँ के बांदा के अधिकारियों के द्वारा। संदीप, 15 दिन में दूसरा मामला है। पिछली बार जब किताबें पकड़ी गई थी तब शिक्षा अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई थी, क्या कुछ जांच हुई थी? क्या उस जांच में कोई दोषी पाया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी? जी देखिए, जब पहले कबाड़ की दुकान में किताबें पाई गई थी तो उसमें बगेरू के संकुल प्रभारी का नाम निकल करके सामने आ रहा था, जिसमें ये सुनने में आ रहा था कि संकुल प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई कागजी प्रपत्र जारी नहीं हुआ था कि संकुल प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। संदीप, एक तरफ योगी सरकार यूपी में स्कूलों की दशा दुर्दशा सुधारने का काम कर रही है और इस तरीके से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सरकार की कोशिशों पर पानी फेरने का काम करते नजर आ रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर दौरे किए जाएं और औचक निरीक्षण किए जाए ताकि इससे जानकारी मिल सके कि जो सरकार के द्वारा, जो शासन के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बच्चों के लिए जो चीजें उपलब्ध कराई जा रही है कहीं ना कहीं वो समय से बच्चों के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच। बिल्कुल संदीप, यूपी सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का दौरा करते रहते हैं, वहां पर निरीक्षण करते रहते हैं। उसके बावजूद वहां पर ये हालात देखने को मिलते हैं। बड़ा सवाल यहां पर शिक्षा व्यवस्था पर खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में ईडी के छापे पर सुशीला आनंद का बयान सामने आया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष हैं सुशीला आनंद, जिन्होंने बयान जारी कर कहा, कांग्रेस के 85वें अधिवेशन से पहले ईडी ने कांग्रेस नेताओं के घर पर यह छापा मारा है और मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि ईडी की इस कार्रवाई से कांग्रेस के नेताओं के हौसले हौसले कम नहीं होंगे। सरकार हमको डरा नहीं सकती है। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन से बीजेपी घबराई हुई है। कांग्रेस नेताओं से बीजेपी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, इसीलिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ईडी की कार्रवाई हुई है। इस अधिवेशन पर देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ईडी की छापेमारी पर सुशीला आनंद का ये बयान सामने आया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष हैं सुशीला आनंद, जिन्होंने ये बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस के 85वें अधिवेशन से बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है और अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी को आगे किया गया है केंद्र की तरफ से। इस अधिवेशन पर देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। यह अधिवेशन बेहद खास होने वाला है, इसीलिए मोदी सरकार ने अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ईडी को आगे कर दिया है।
वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष और एक विधायक सहित मेरे कई साथियों के घरों पर आज ईडी ने छापा मारा। 4 दिनों के बाद रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन है। तैयारियों में लगे साथियों को इस तरह रोककर हमारे हौसले को तोड़ा नहीं जा सकता। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से और अडानी की सच्चाई खुलने से बीजेपी हताश है, बौखलाई हुई है। ये छापा ध्यान भटकाने का प्रयास है। देश की जनता सच जानती है और हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है, ईडी की ये जो कार्रवाई है कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद नहीं कर सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से सफलता मिली, लोगों का साथ मिला, उससे बीजेपी हताश है। बीजेपी नेताओं में बौखलाहट है और इसीलिए ईडी को आगे कर दिया गया है, क्योंकि रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है। देश दुनिया की निगाहें इस अधिवेशन में टिकी हुई हैं और तैयारियों में लगे साथियों को इस तरह से रोककर उनके हौसले को तोड़ा नहीं जा सकता है। वहीं पटना के नदी थाना क्षेत्र के जेठुली गांव में रविवार को गंगा घाट पर ट्रैक्टर पार्किंग को लेकर विवाद में दर्जनों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिस पर पटना सिटी के जेठुली कांड पर नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद जी के एंट्री के बाद यह स्पष्ट हो गया कि लालू यादव जो 90 के दशक में जातिवाद, उन्माद फैलाते थे, वो पूरी स्थिति फिर आज जिस तरह मुबारकपुर छपरा की घटना को आपने देखा, अब फतुहा और पटना सिटी के इलाके में आप देख रहे हैं जातीय उन्माद फैल रहा है। अब नंगा नृत्य बिहार में हो रहा है। इसलिए अब नीतीश कुमार से मैं नैतिक तौर पर इस्तीफे की मांग करता हूं कि आपको अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। वहीं लोहरदगा में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाते हुए 4 लोगों की जान ले ली। रविवार देर रात जहां एक गांव की महिला को हाथी ने पटक कर मार डाला, वहीं सोमवार सुबह एक महिला और एक युवती को हाथी ने मार डाला। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। जंगल हाथी के गांव में घुसने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीण हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने में लगे हुए हैं। वहीं वन विभाग की ओर से हाथी को भगाने का कोई भी प्रयास अब तक नहीं किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। इधर थोड़ा हल्ला सुनाया ना कि ऐसा फलना चीज आया है, तो हम लोग सोचे नहीं, वहाँ पे स्कूल है, उसके बाद में पीछे से रह जाएंगे। इधर मेरा घर है जो अल्बेस्टर वाला है, छोटा सा है, तो हम सोचे अकेला भी घर भी है, तो सोचे तो स्कूल तरफ जाके पहुँच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, सोच के जा रहे थे। कौन जान रहा है कि वही रेट में उतना जानते थोड़ी। जंगल की ओर से पता चला कि हाथी कुछ सर्दी की ओर निकला है, और उसी दरम्यान में शायद महिला जो है अपना कुछ काम से, अपना घर में थी, कुछ काम से बाहर निकली हुई थी और अपना जान बचाने के लिए भीड़ की ओर जा रही थी, ऐसा पता चला। और उसी दरम्यान में हाथी द्वारा इसको। तो लोहरदगा में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथी ने 4 लोगों की जान ले ली है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है वन विभाग की तरफ से हाथियों को जंगल में भगाने का अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में गुस्सा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत शहर के रोटी गोदाम स्थित कृष्ण कुमार के आवास पर पहुंचे हैं। उनके आगमन के मद्देनजर पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज सीतापुर पहुंचे, जहां पर संघ के चीफ कृष्ण कुमार के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए मोहन भागवत पहुंचे और इस दौरान वहां पर डीएम, एसपी और भारी मात्रा में सुरक्षा बल मौजूद रहा। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज सीतापुर पहुंचे थे, जहां पर संघ चीफ कृष्ण कुमार के आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इस दौरान भारी मात्रा में वहां पर पुलिस बल तैनात रहा। खुद जिले के डीएम,
एसपी वहां पर मौजूद थे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं जालौन में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला है। झूला संचालक को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फ्री में झूला न झुलाने पर यह विवाद हुआ था। विष्णु महायज्ञ में मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जालौन के उरई गल्ला मंडी का ये पूरा मामला है, जहां पर झूला संचालक की दबंगों ने जमकर पिटाई की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फ्री में झूला न झुलाने को लेकर यह विवाद हुआ। दबंगों ने झूला संचालक से फ्री में झूला झुलाने की बात कही, जिस पर झूला संचालक ने इनकार किया होगा, जिसके बाद दबंगों ने बुरी तरह झूला संचालक को पीटा। जालौन में एक बार फिर से दबंगों का कहर देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर अरे कोई की गाड़ी देखा यार। अरे कोई की गाड़ी देखा यार। हमारे संवाददाता विष्णु पांडे जुड़ गए हैं। विष्णु, जालौन में दबंगों का जो कहर है वो देखने को मिला है। एक झूला संचालक की पिटाई दबंगों ने की है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिएगा, हम आपको बता दें, जैसा कि पूरा मामला एक यज्ञशाला का है, जहां एक मंदिर में यज्ञ कराया जा रहा है। उसी दौरान ये प्रदर्शनी लगी हुई थी, जहां पर कुछ दबंग वहां पर गए और उन्होंने झूलने के लिए झूला संचालक से कहा। तो जब झूला संचालक ने उनसे पैसे की मांग की तो दबंगों ने झूला संचालक के साथ मारपीट शुरू कर दी है और पूरे मेला ग्राउंड में उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। जी, कब का ये मामला है? क्या पीड़ित की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत दी गई है दबंगों के खिलाफ अब तक? जी, जैसा कि हम आपको बता दें, पुलिस का कहना यह है कि वीडियो के आधार पर जिन लोगों ने झूला संचालक के साथ मारपीट की है, उन लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जहां दबंगों का कहर साफ तौर से देखा जा सकता है, जिसमें लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जहां एक झूला संचालक को बेरहमी से दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पूरे मेला ग्राउंड में पीटा है और पीट के मौके से फरार हो गए हैं। क्या दबंगों की पहचान हो पाई है कि कौन थे ये लोग और क्यों इस तरीके से उन्होंने एक झूला संचालक को पीटा है? जी, जैसा कि हम आपको बता दें, पुलिस का कहना यह है कि वीडियो के आधार पर जो लोग मारपीट में जो दिखाई दे रहे हैं, झूला संचालक के साथ जो लोग मारपीट करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं, इन लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द से जल्द लोगों की पहचान कितने लोगों को नामजद किया गया है? कितने लोगों की पहचान अब तक हो पाई है? क्योंकि तस्वीरों में, वीडियो में कई सारे लोग दिख रहे हैं। जी, जैसा कि हम आपको बता दें, पुलिस का कहना यह है कि अभी जो झूला संचालक के द्वारा तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है जैसे ही तहरीर आती है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इन लोगों की पहचान वीडियो के आधार पर लगातार पुलिस जुटी हुई है। जैसे ही इनकी शिनाख्त होती है तो इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विष्णु, क्या अभी तक किसी भी आरोपी की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है पुलिस के द्वारा? जी, जैसा कि हम आपको बता दें कि पुलिस का कहना लगातार यह है कि उन लोगों की पहचान की जा रही है। ये देर रात का मामला है, जहां पर देर रात में कुछ दबंग प्रदर्शनी देखने गए उस जगह पे और झूला झूले हैं। जब झूले का पैसा उन लोगों के द्वारा मांगा गया है तो उन लोगों ने उसके साथ जबरन बेरहमी से मारपीट कर दी। विष्णु, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से आगे आरोपियों के खिलाफ की जाएगी? पुलिस का कहना यह है जैसा ही इन लोगों की पहचान होती है और पीड़ित के द्वारा तहरीर जैसे ही प्राप्त होगी तो उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आगे भविष्य में इस तरीके की घटना न घटे। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो संभल से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में आए 3 लोग। जी हां, हाई टेंशन तार की चपेट में 3 लोग आ गए। इंटरमीडिएट के एक छात्र की यहां पर दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने हंगामा काटा। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कैला देवी क्षेत्र के गांव चाचू नांगल की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में 3 लोग आ गए, जिसमें से एक छात्र की मौके पर मौत हो गई। छात्र जो है इंटरमीडिएट का बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट में वो पढ़ता था, 12th का छात्र था। छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, मातम का माहौल छा गया। फिलहाल पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
करंट कितने लोग वहाँ खेत पे काम चल लो तो पिलर उठा रहा आई हूँ मैं घर वहाँ से खेत पे से 2 मिनट ही हुए मैं घर आए तक मैं बेटा मैं खाना ले आऊँ तो समर का काम कर रही हो पिलर उठाओ ऐसे ही तार में टच है वो पिलर। कौन सी लाइन थी? 11,000 की रे। क्या नाम है बेटे का आपके? यश अग्रवाल। की उम्र कितनी है इसकी? 20 साल में 2 महीना कम है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटा है। पढ़ भी रहा है? हाँ इंटर में। पेपर दे रहा है इंटर के? हाँ। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर दिखाई दी। हाई टेंशन तार की चपेट में 3 लोग गलती से आ गए, जिसमें एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं जो छात्र था वो 12वीं का छात्र था। उसकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, मातम का माहौल छाया हुआ है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना कैला देवी क्षेत्र के गांव चाचू नांगल की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर गलती से 3 लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए, जिसमें से 2 लोग बुरी तरह जख्मी हैं और एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है। 12वीं का छात्र था जिसकी मौके पर मौत हो गई है। परिजनों में मातम का माहौल छाया हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, संभल में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हाई टेंशन तार की चपेट में 3 लोग आ गए, जिसमें एक छात्र की मौके पर मौत हो गई। क्या जानकारी है? देखिए, हम आपको बताते चले पूरा मामला जनपद संभल के कलादेवी का है। यहाँ पर जो है खेत में किसान काम कर रहा था, उसी को लेकर के उसका बेटा मौके पर पहुंचा। पहुंचने के बाद में एक पिलर से तार टकरा गया, जिसमें उसकी जो छात्र है इंटरमीडिएट को पेपर का छात्र दे रहा था और उसकी जो खेत पर आज चला गया था। अचानक के बाद में उसका पिलर टकराने के बाद में उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। इसी में देखा जा रहा है कि जिस तरह है जो बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाती है। यहाँ भी तार नीचे होते हैं या इन्हें ये कहता नहीं जाता है। इसे लेकर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पीएम को भेजा गया है। परिवार में हाहाकार मची हुई है। जी बिल्कुल सतीश, 2 लोग इसमें जख्मी हो गए इस हादसे में, उनकी हालत कैसी है? क्या उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया? जी बताऊं, जिस प्रकार से मौके पर जिस छोटा मोटा करंट लगा, जिसका करंट लगा था, छात्र का करंट लगा था, वो मौके पर उसकी चिंगारी लगने के बाद में उसकी मौके पर मौत हो चुकी है और उसे सबको कब्जे में लेकर पीएम को भेजा गया है। जिसके पिता का ये कहना है कि जब इसकी जो है मैं अपने बेटे को छोड़कर आया था, छोड़ने आने के बाद में जब उसके पिता घर पर खाना लेने आए थे, इसी को लेकर के उसके एक पिलर से जो है वो तार टकरा गया। तार 11,000 की लाइन बताई जा रही है और उसको मौके में मौत बताई जा रही है। जी सतीश, पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में? जी पुलिस की बात की जाए तो मौके पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस का यह कहना है कि हमें तहरीर मिलेगी, उसके आधार पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी किसको दोषी माना जाएगा यहाँ पर? जी बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, जिस तरीके से एक इंटरमीडिएट के छात्र की मौत हुई है। बिल्कुल, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो संभल में हाई टेंशन तार की चपेट में 3 लोग आ गए, जिसमें से एक छात्र की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं लखीमपुर खीरी से एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें एक युवक को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की गई। युवक की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो कोतवाली पसगावा क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो लखीमपुर खीरी में एक युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक को पेड़ से बांधकर कुछ दबंग लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो गई और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लखीमपुर खीरी के पसगावा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवक को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की गई है। हालांकि इसकी वजह क्या थी, क्यों इस तरीके से युवक को पेड़ से बांधा गया, उसकी पिटाई की गई, पीटने वाले कौन थे और पीड़ित कौन था, इस बारे में पुलिस अभी पता लगा रही है। युवक की पिटाई का वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।